नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के अंक में स्वागत है। आइए अब हम आज के आर्टिकल पर चलते हैं। हमारा आज का आर्टिकल है अ सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप्स। दोस्तों, हम इस आर्टिकल का विवेचन करेंगे जो कि जनसंख्या के बारे में है, और साथ ही इस वीडियो के अंत में हम आपको इस आर्टिकल से संबंधित एक प्रश्न भी देंगे जिसका आप लिखकर अभ्यास कर सकते हैं, जिस पर आप विचार कर सकते हैं। दोस्तों, ये लेख सीमा चिश्ती जी ने लिखा है। दोस्तों, इस एडिटोरियल की शुरुआत सीमा चिश्ती जी ने अमेरिका के एक उदाहरण से की है, और उनका मानना है कि वो जनगणना का अभी तक का सबसे बेहतरीन उपयोग रहा। अमेरिका में 1850 और 1860 में जो जनगणना हुई थी, उसका उपयोग गुलामी के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एंटी स्लेवरी की जो कैंपेनर्स थे, उन्होंने गुलामी की प्रथा को हटाने के लिए उसका उपयोग किया था। उस समय वहाँ जो कुछ राजनेता थे वो गुलामी के समर्थन में थे, गुलामी की प्रथा के, और उनका कहना था कि गुलामी तो वैसे ही घट रही है, गुलामों की संख्या निरंतर कम हो रही है। लेकिन जब इन जनगणना के आंकड़े आए तो इन जनगणना के आंकड़ों पर से स्थापित हो गया कि गुलामी अपने आप नहीं जाएगी, उसे हटाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और इसी के आधार पर अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने, और राष्ट्रपति बनकर उन्होंने गुलामी की प्रथा को अमेरिका से खत्म किया। दोस्तों, इस लेख में सीमा चिश्ती जी ने बाकायदा हेडिंग्स में बांट के लेख को आसान बनाया है। तो अगली हेडिंग उन्होंने दी है अ केस फॉर मिसिंग सेंसस। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर 10 साल में हमारे देश में जनगणना होती है। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, और अभी जो जनगणना है वो सिंक्रोनस जनगणना होती है आजकल जो होती है, मतलब एक साथ पूरे देश में जनगणना शुरू की जाती है। 1872 की जनगणना सिंक्रोनस नहीं थी, वो धीरे धीरे करके पूरे देश में कंप्लीट की गई थी। तो 1872 की जनगणना के बाद 1881 से 2011 तक हर दशक में लगातार जनगणना हुई। इस बीच विश्व ने विश्व युद्ध भी देखे, हमारे देश का विभाजन भी हो गया, महामारियां भी आईं, अकाल भी पड़े, लेकिन जनगणना हर दशक में बराबर अपने समय से हुई। लेकिन दोस्तों, इस बार 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण नहीं हो पाई। तो लेखक ने इसमें अपना मत रखा है कि ये जनगणना कायदे से हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जब विश्व युद्ध और भुखमरी, अकाल जैसे कारणों से नहीं रुकी, तो 2019 के कोविड के कारण भी नहीं रुकना चाहिए थी। अब इसमें एक तर्क ये है कि कोविड संक्रामक बीमारी थी, जनगणना की जो एक्सरसाइज थी उसमें फैलने का खतरा था। तो इसमें लेखिका ने तर्क दिया है कि इसी बीच बड़े चुनाव, पॉलिटिकल रैलीज, ये सब हो गए, और इनमें भी उतना ही बड़ा खतरा था, कुंभ का मेला हो गया। तो जब इतने बड़े बड़े आयोजन हो गए तो जनगणना भी की जा सकती थी। और इसके बाद लेखिका जनगणना की जरूरत पर और बल देते हुए कहती हैं कि ये एज, जेंडर, इकोनॉमिक स्टेटस मतलब उम्र, व्यक्ति का लिंग स्त्री है या पुरुष, उसकी आर्थिक स्थिति, धर्म, भाषा, इसके बारे में एक बहुत सही और विस्तृत जानकारी तैयार करती है। और जब ये विस्तृत जानकारी हमारे पास उपलब्ध होती है तो हमें प्लानिंग में आसानी होती है। आप प्लान तभी करोगे जब आपके पास डेटा होगा। आपको समस्याएं सुलझाने में सहयोग करती है, क्योंकि तब आपको समस्याएं पता चलती हैं। और फिक्सिंग डेफिशिएंसीज, जो कमजोरियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनको सुधारने में मदद करती है जनगणना, क्योंकि उससे डिफिशियंसी सामने आ जाती हैं कि कौन से वर्ग में कहाँ क्या कमी है, क्या पिछड़ापन है, और ये जब सामने आता है तो सुधार भी आता है। और फिर इसके उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं कि भारत की जनगणना किस तरह से बहुत काम के मुद्दों को उठाने में सहयोगी रही है। पहला उदाहरण उन्होंने दिया है जेंडर रेशो का। दोस्तों, 1961 से 1971 की जनगणना ने भारत के जेंडर रेशो, लिंगानुपात में तीव्र गिरावट दिखाई, और उस तीव्र गिरावट के कारण ध्यान गया कि हमारे देश में एक सन बायस, पुत्र मोह जो जिसे कहते हैं, वो विद्यमान है, और इसके कारण गर्भावस्था के तत्काल बाद शिशुअवस्था में लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं। और फिर इसके आधार पर कानूनी कदम उठाए गए, गर्भ परीक्षण, भ्रूण हत्या, इन सबको गैरकानूनी घोषित किया गया। तो दोस्तों, अगर जनगणना और उसका डाटा नहीं होता तो ये चीज़ शायद पकड़ में ही नहीं आ पाती कि लिंगानुपात कितनी तेजी से गिर रहा है,
और शायद जब तक पकड़ में आती तब तक बहुत देर हो जाती। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जब सरकार ने ये कदम उठाए, कानूनी कदम, तो उसके बाद से देश का लिंगानुपात बढ़ा भी है। अगला उदाहरण जो लेखिका ने दिया है वो ये दिया है कि अक्सर एक दावा किया जाता है कि जो देश में जनसंख्या विस्फोट है वो मुस्लिम रिप्रोडक्टिव रेट के कारण हो रहे हैं। मुस्लिमों की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या के आंकड़ों से ये सिस्टमेटिकली सिद्ध किया जा सकता है कि जितना तेजी से दावा किया जा रहा है उतनी तेजी से मुस्लिम आबादी नहीं बढ़ रही है। और पिछले जनगणना से तो ये भी सिद्ध हुआ कि जो मुस्लिमों का टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें सबसे ज़्यादा तेजी से गिरावट हुई है, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो समाज में जा रही है वो हिंदू मुस्लिम दोनों में एक सी जा रही है। वो बच्चे बहुत ज़्यादा होंगे तो जीवन स्तर अपने आप गिर जाता है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा होता है और जितना ज़्यादा 10 बच्चे होंगे तो उनको पढ़ाने लिखाने, उनकी जीवन शैली मेंटेन, ये सब का खर्चा इतना बढ़ जाता है कि आदमी का जीवन स्तर ही गिर जाता है। और ये बात जैसे जैसे लोगों के समझ में आती जा रही है वैसे वैसे फर्टिलिटी रेट कम होता जा रहा है। और अब तो देश का फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम अनुमानित है। मुस्लिमों का भी 2.2 के आसपास होगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अब कोई विशेष अंतर देश के फर्टिलिटी रेट और मुस्लिम फर्टिलिटी रेट में नहीं बचा है। तीसरा उदाहरण जो लेखिका ने दिया है, एक बहुत प्रचलित अवधारणा है कि शहरों में तलाक बहुत ज़्यादा होते हैं। शहरों की संस्कृति ही ऐसी है कि वहाँ तलाक ज़्यादा हो। लेकिन जब 2011 की जनगणना हुई और उस जनगणना में डाइवोर्स रेट के भी आंकड़े लिए गए तो पता चला अर्बन डाइवोर्स रेट कितना है 0.89 और रूरल रेट कितना है 0.82। मतलब शहरी तलाक दर और ग्रामीण तलाक दर में नाम मात्र का अंतर है। तो इससे यह पता चलता है कि जितने तलाक शहरों में हो रहे हैं ठीक उसी मात्रा में या उससे बहुत थोड़े से कम गांव में भी हो रहे हैं। मतलब गांव और शहर कमोबेश एक सी स्थिति में है। तो अब सवाल उठता है कि जनगणना में देरी हो क्यों रही है। इस संदर्भ में लेखिका ने अपना मत रखा है, हम सभी के अपने अपने मत हो सकते हैं। तो उन्होंने 2-3 कारण दिए हैं कि पहली बात तो ये कि इस जनगणना के शुरू से ही विवाद हो गया। और विवाद का क्या कारण था कि लोगों को लगा कि ये जो राष्ट्रीय जनगणना है इसे नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स एनसीआर के इम्प्लीमेंटेशन का रास्ता बनाया जा रहा है, जबकि शासन की तरफ से ऐसी कोई घोषणा ही नहीं। और तो और कई स्टेट असेंबलीज ने भी रिजोल्यूशन पास कर दिए, संकल्प पास कर दिए कि वो इस बार की जनगणना में जो क्वेश्चन दिए गए थे उनके आधार पर जनगणना नहीं कराएंगी। वैसे बहुत सारे विवाद शुरू से ही इसमें आ गए। और दोस्तों, जनगणना में एनसीआर नहीं बनता, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स नहीं बनता, बल्कि एनपीआर बनता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन सारे रेसिडेंट्स शामिल रहते हैं। और अगला जो बहुत विवादित मुद्दा था वो था कास्ट सेंसस का। पिछली जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। 2011 की जनगणना भी जाति आधारित थी, लेकिन इसका जो जाति आधारित वाली गणना थी, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस थी, उसके आंकड़े विस्तार से ना तो फाइनलाइज किए गए ना पब्लिश किए गए। तो ये 2-3 बड़े विवाद के बिंदु थे जिन्होंने लेखक के अनुसार जनगणना को डिले करने में भूमिका निभाई। अब सवाल यह है कि अगर जनगणना देश नहीं करा पाता है तो क्या होता है। लेखिका ने कुछ उदाहरण दिए कि किस टाइप के देश जो हैं वो जनगणना नहीं करा पा रहे हैं। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि अफगानिस्तान 1979 से जनगणना नहीं करा पाया है, लेबनान 1932 से नहीं करवा पाया है, सोमालिया 1985 से, उज़्बेकिस्तान 1989 से, वेस्टर्न सहारा 1970 से, और पाकिस्तान ने 1998 में कराई थी, फिर 2017 में करा पाया। तो जो देश जनगणना नहीं करा पा रहे हैं विश्व के, वो मूलतः बड़े असफल किस्म के देश हैं। तो अगर हमारा देश जनगणना नहीं करा पाता तो उससे विश्व में कोई बहुत अच्छा संदेश नहीं जाएगा, इसलिए भी हमें जनगणना करानी चाहिए। आगे लेखिका का कहना है कि यद्यपि जनगणना जो कि सबसे बड़ी एक्सरसाइज है डेटा गैदरिंग की वो नहीं हो रही है, लेकिन सरकार उसके बावजूद विभिन्न माध्यमों से डेटा गैदर कर रही है अपने सिटीजन्स के बारे में। एक नियम आया है अभी, अ लॉ नाउ अलाउज इलेक्टोरल रोल्स टू बी लिंक्ड विद आधार, जिसमें आधार के साथ इलेक्टोरल रोल्स को लिंक किया जा रहा है। लेकिन ये
अनिवार्य नहीं है, ये पूरी तरह स्वैच्छिक है। कोई अपना करवाना चाहता है आधार से लिंक तो करवाए, और नहीं करवाना चाहता है तो नहीं करवाए। इसी प्रकार द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 इनेक्ट किया है। और दोस्तों ये रूल क्या कहता है? दीज रूल्स आउटलाइन द प्रोसीजर फॉर टेकिंग ऑफ बॉडी मेजरमेंट्स। इट इनेबल्स enforcement agencies to collect biological samples, retina scan, biometrics and behavioral attributes of convicts, arrested or detained persons। मतलब बेसिकली ये कैदियों का बायोमेट्रिक डेटा संग्रह करने की अनुमति प्रदान करता है। और ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन रूल 2022 है, इस पर अभी पर्याप्त विवाद चल रहा है, हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। फिर क्या निर्णय होता है भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जब इस तरह से डेटा गैदरिंग चल रही है, ये बिग डेटा डेटा माइनिंग का युग है, तो एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के जो कानून है वो भी ज़रूरी हो जाते हैं। इस संदर्भ में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 आया भी था, लेकिन उसको आने के बाद से उसका क्या हुआ कोई खबर नहीं है। तो एक पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और कभी ना कभी ज़रूर पूछेंगे। इसके अलावा 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल एक्ट घोषित किया था, उसके हिसाब से भी पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़रूरी है। और इन्होंने बहुत सुंदर रूप से अंत में ख़त्म किया है इस वाक्य के साथ, द सेंसस इज अबाउट मैनी थिंग्स बट फंडामेंटली इट इज़ अ वे इन विच द स्टेट बाय नॉकिंग इट ऑल डोर्स डिस्प्ले इट्स डिज़ायर टू कनेक्ट विद पीपल हु अल्टीमेटली कंप्राइजेज द नेशन। मतलब जनगणना बहुत सी चीज़ों के बारे में है, बट फंडामेंटली इसकी जो सबसे प्यारी महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि इसमें जो राज्य है वो राष्ट्र है वो हर दरवाजे को खटखटाता है और हर व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करता है, और उससे ये सिद्ध होता है कि लोग अल्टीमेटली इस देश का हिस्सा हैं, इस राष्ट्र का हिस्सा हैं। इसलिए भी जनगणना जरूरी है। लेखक का कहना है कि जनगणना में एक इमोशनल अपील भी है। तो दोस्तों ये था आज का आर्टिकल। अब आइए हम लोग आज के प्रश्न पर आते हैं। इस लेख से संबंधित आज का प्रश्न है, अ सेंसस इज नॉट अबाउट काउंटिंग शीप्स क्रिटिकली एग्जामिन। अगर आपकी किस्मत खराब रही और पेपर में गूगल ट्रांसलेट आ गया तो गूगल ट्रांसलेट करेगा जनगणना भेड़ों की गिनती के बारे में नहीं है, समालोचनात्मक जांच करें। तो जब ऐसा अनुवाद मिले तो चुपचाप अंग्रेजी देख लीजिएगा और उसके हिसाब से उत्तर लिखिएगा। बाकी मेरी तरफ से प्रश्न है, जनगणना केवल लोगों की गणना मात्र नहीं है, समालोचनात्मक विवेचन करें। अगर आप उत्तर लिखते हैं तो उत्तर को कमेंट बॉक्स में पेश भी कर सकते हैं, हम उसको पढ़ेंगे और उसके बारे में जो अच्छाइयाँ हैं बुराइयाँ हैं आपके उत्तर की कमियाँ हैं उनसे आपको अवगत कराएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।